बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 16 करने जा रहे हैं हम। और ये मीथेन का पार्ट 2 होगा। ओवरऑल पार्ट 16 और मीथेन का जो है, ये मीथेन पार्ट 2 है। मीथेन पार्ट 2। अब मैंने इसके ऊपर लास्ट टाइम भी बताया था आपको, क्योंकि थकन भी हो गई थी। इसका इंट्रोडक्शन दिया था और इसके अलावा जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस की थी, प्रिपरेशन डिस्कस की थी पिछली वीडियो में पार्ट 1 में। पार्ट 2 के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़, मीथेन गैस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और इसके यूजेस जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आपको याद होगा, कोई भी चीज़ असल में अनटर्न रह जाती है ना, तो मुझे उससे डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है, परेशानी। यार ये चीज़ एक्सप्लेन करने से क्यों रह गई है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने 3 वर्ड बताए थे आपको। एक सिमेट्रिकल था, सिमेट्रिकल, एक ये वर्ड, इसके साथ आगे लिखा हुआ था डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, और इससे आगे जो है वो लिखा हुआ था नॉन पोलर, नॉन पोलर। ये 3 वर्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और मैंने ये बात बताई थी कि अभी आपका लेवल इसका नहीं है। अगर मैं ये फर्स्ट ईयर में जाके जो है ना, जब आप ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल वाला टॉपिक देखेंगे, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स की बाकायदा ज्योमेट्री जो है वो आपको सिखाऊंगा, आप पढ़ेंगे, तब जाके इन डेप्थ आपको पता चलेगा कि ये सिमेट्रिकल, डाइपोल मोमेंट और नॉन पोलर ये क्या है। आखिर मीथेन को जो है वो सिमेट्रिकल कहा जा रहा है और कहा जा रहा है इसका डाइपोल मोमेंट है। इसके अंदर कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो है वो कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसलिए ये जो है वो नॉन पोलर है। इसके बारे में कहा जा रहा है यस ये सिमेट्रिकल है। किसके बारे में बात हो रही है? CH4 का जो ये मॉलिक्यूल है मीथेन का, ये सिमेट्रिकल है। फिर इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, इसीलिए डाइपोल मोमेंट इसमें नहीं है, नो। और फिर आगे कहा जा रहा है इसीलिए ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, यस। इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल मोमेंट अगर है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होगा और नॉन पोलर भी नहीं होगा। और अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिकल भी है और नॉन पोलर भी है। तो ये वर्ड अपोजिट है, इसमें एक्सप्लेनेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया था। और मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको भी समझने के लिए, ये पोल का कॉन्सेप्ट जो ना, ये पोल वर्ड बार बार आता है, ये फिज़िक्स में भी आप देखते हैं और केमिस्ट्री में भी देखते हैं। इसको तफसील से मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड आप निकालें ज़रा, जो है ना वो सर्च बार में लिखें पोलर कोवलेंट बॉन्ड बाय, रटना नहीं समझना है तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वीडियो आ जाएगी, 30 मिनट्स की वीडियो। उसमें मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना ये क्लियर किए हैं, ठीक है। क्योंकि इससे इन टॉपिक्स के साथ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट कनेक्ट है, इनके साथ चार्ज का कॉन्सेप्ट कनेक्ट है, इनके साथ जो है वो ज्योमेट्री इसका कॉन्सेप्ट कनेक्ट है, और इनके साथ जो है वो मैग्नेट इसका कॉन्सेप्ट कनेक्ट है, पोल का कॉन्सेप्ट कनेक्ट है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट कनेक्ट है। मतलब ये इतने सारे कॉन्सेप्ट जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे तब तक आपको यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आएगी कि मैं इस मॉलिक्यूल को कह रहा हूँ कि ये सिमेट्रिकल है, और अगर ये सिमेट्रिकल है यकीनन फिर डाइपोल मोमेंट है। और इसी के साथ साथ एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट जनरेट होता है जो हमारे पास वो केमिकल बॉन्डिंग का है। अगर आप में से कुछ बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक पे अच्छे से ग्रिप की है तो उनको ये बात पता होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं हम, तो जाके हमें पता लगता है कि आया ये बॉन्ड जो है वो आयोनिक बॉन्ड है
या कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी से फिर एक और बॉन्ड का कॉन्सेप्ट निकल आता है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इसी से एक और कॉन्सेप्ट निकलता है कि आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप ज़रा समझिए इस बात को कि 8-10 कॉन्सेप्ट जब तक आपकी फर्म ग्रिप नहीं होगी इसके ऊपर, तब तक आप जो है इनको समझ नहीं सकते। ये बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो नामुमकिन नहीं है, मैंने भी अल्लाह की रहमत से समझ लिया ना, आप भी समझ सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। हाँ, वीडियोस इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ मैं वीडियोस में बना चुका हूँ, वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कि ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स है, उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए, उसमें चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है मैंने। इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर 18 वीडियोस बनाई हैं, जिसमें शुरू की 6 वीडियोस, 5-6 वीडियोस जो है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की तारीख के ऊपर हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कब ये इजाद हुई, कब इसके हवाले से थ्योरीज सामने आई, 300 साल में क्या हो गया इसके बाद। मैग्नेटिज्म को लेके उसके ऊपर बहुत उसकी तारीख बताई है। बहरहाल काफ़ी डिटेल्स हैं, आप में जो भी जानना चाहता है वो कमेंट में मुझे बता देगा, तो मैं उन वीडियोस के नाम आपको बता दूंगा जहाँ पर इससे रिलेटेड आपके मसले हल हो जाएंगे। बहरहाल अगर आप मैट्रिक में भी हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फर्स्ट ईयर में जाके ये चीज़ें वाकई आपके लिए मुसीबत बनेंगी। तो जब देखेंगे, बहरहाल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मीथेन गैस जो है वो, मीथेन गैस डू नॉट रिएक्ट, मीथेन गैस जो है वो रिएक्ट नहीं करती। किन किन के साथ? एसिड्स के साथ, अल्कलीज के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, इसका केमिकल फार्मूला है। और नंबर 4 पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ। अब देखें ना, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अब इनको उनके ऊपर बातचीत करूँगा तो बड़ी तवील बात हो जाएगी, इसीलिए तो अलग से वीडियोस इनके ऊपर बनाएंगे। अल्कलीज क्या होते हैं? इनको बेसिस भी कहा जाता है। वैसे बेस और अल्कली में फ़र्क होता है, लेकिन फ़िलहाल आप आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए। और इसको और आसान करूँ तो ऐसे केमिकल्स जिनके अंदर ये OH आपको नज़र आएगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मीथेन गैस जो है वो नॉर्मली इनके साथ आसान लफ्ज़ों में रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। और एसिड्स किनको कहा जाता है? जिनके अंदर हाइड्रोजन आपको लाजमी नज़र आए। O के साथ H नज़र आ रहा है तो फिर ये तो हमारे पास अल्कलीज या बेस की पहचान है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। OH जब आता है तो हम इसको पढ़ते कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। ये हाइड्रो ऑक्साइड आपको पढ़ना आना चाहिए, केमिकल नेम्स जो है ना उनको रीड आउट करना आना चाहिए। हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड कई किस्मों के हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब जितने हाइड्रोक्साइड हैं ये पूरा ग्रुप है। और इनको क्या कहा जाता है? इनको बेस कहते हैं हम या अल्कलीज कहते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट। अच्छा, एसिड्स क्या हैं? वो सारे केमिकल्स जिनके अंदर आपको हाइड्रोजन नज़र आएगा, हाइड्रोजन नज़र आएगा। डिटेल्ड बात नहीं कर रहा मैं, इसीलिए कह रहा हूँ, सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप अपने जहन में रख लें। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनको देख लीजिए आप। एसिटिक एसिड, सब में देखें आपको हाइड्रोजन 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 नज़र आएगा। ख़ास बात यह है कि अल्कलीज या बेसिस को, जो ये हाइड्रोक्साइड वाले हैं, और एसिड्स जो कि ये हाइड्रोजन वाले हैं, इनकी ख़ास बात यह है कि जब आप इनको पानी में डालेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स पोलर नेचर रखते हैं और इसको तोड़ देंगे, इनको ब्रेक डाउन कर देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ होंगे, ठीक है। तो ये पहचान है नॉर्मल एक एसिड की। डेफिनेशन ये है कि जब उनको पानी में डाला जाता है
तो उनसे हाइड्रोजन आइंस जो है वो रिलीज़ होते हैं। और अल्कलीज की क्या डेफिनेशन है? ऐसे केमिकल्स जब इनको पानी में डाला जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड आइंस जो हैं वो पानी में रिलीज़ करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट ये भी जो है वो एक केमिकल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये क्या है? तो इसके लिए भी आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, अलग से मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है, अलग से मैंने बनाई हुई हैं। आप YouTube सर्च बार पे लिखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन बाय रटना नहीं, समझना है तो इसकी डिटेल्स भी आ जाएंगी, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। तो एक तो ये इसने इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, उसकी वजह भी ये बता रहा है कि इनके साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। अगर MCQs में आपसे पूछे जाए वाई, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन है, वाई मीथेन गैस नॉर्मली does not react with acids, alkalis, potassium permanganate and some other oxidizing agents, reply। तो आपके पास इसका क्या जवाब होगा? why। तो आप कहेंगे because of its non polar nature, क्योंकि ये जो पोलर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है मीथेन गैस का, ये नॉन पोलर है। इसकी वजह से नॉर्मली यानी कि इतनी आसानी के साथ मीथेन गैस जो है वो दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। अच्छा, आगे फिर क्या है? नॉन पोलर कैरेक्टर। अब मीथेन को देखते हैं, इसको मिटाऊं। अब मीथेन को देखते हैं आगे इसके हवाले से वो और क्या बात कर रहा है मीथेन गैस के हवाले से कि नॉर्मली इसकी वजह क्या होती है। इसकी वजह मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी। देखें, नीड होती है ना, एक अमीर आदमी गरीब आदमी के पास जाता है, किस लिए जाता है? नीड है। गरीब आदमी अमीर आदमी के पास जाता है, नीड है। हमारी दुनिया में जितने लोग हैं, जितनी चीज़ें हैं, ये सब अनबैलेंस्ड हैं। अनबैलेंस्ड किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कि वो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड हैं। ज़रा इस टेक्निकल नुक्ते को समझिएगा। इन डिटेल बात तो बाद में कहूँगा। क्यों चीज़ें अनबैलेंस्ड हैं? चीज़ें भी अनबैलेंस्ड हैं, इंसान भी अनबैलेंस्ड हैं, और पार्टिकल्स भी अनबैलेंस्ड होते हैं। इंसान आपस में मिलते हैं बैलेंस होने के लिए। गरीब आदमी जूते नहीं बना सकता, वो मोची के पास जाता है, ठीक है, क्योंकि अमीर आदमी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अनबैलेंस है कि उसको जूते बनाने नहीं आते, जूते उसकी नीड है। और गरीब आदमी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अनबैलेंस्ड है कि उसको जूते तो बनाने आते हैं लेकिन पैसे उसकी नीड है, पैसे उसके पास नहीं है। ये अनबैलेंस स्टेट एक गरीब और अमीर आदमी को आपस में मिलने में मजबूर करती है। समझ में आ गई बात? ताकि वो अपनी अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। और जब ये आपस में मिल जाते हैं तो उसके बाद रिज़ल्ट क्या निकलता है? ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। जो गरीब आदमी है वो भी बैलेंस्ड हो जाता है और जो अमीर आदमी है वो भी बैलेंस्ड हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ये भी अनबैलेंस्ड हैं। क्या ज़रूरत है इनको आखिर मिलने की? कार्बन का लास्ट शेल देखते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन है। पहले भी ये बात ख़ास तौर पे बताइए, इसी के ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस कर रही है। हाइड्रोजन के पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पहला शेल है हाइड्रोजन का, इसलिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कार्बन का क्योंकि दूसरा शेल है, इसलिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हर हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे? आपस में मिलते हैं अपने आप को। ये अनबैलेंस स्टेट है। अब पहले ये समझने ज़रा, अमीर और गरीब आदमी में तो आपने अनबैलेंस स्टेट को समझ लिया, यहाँ भी समझ जाइए कि ये अनबैलेंस स्टेट में है। क्यों? क्योंकि सेकंड शेल है कार्बन का, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट रूल के मुताबिक, ठीक है। ऑक्टेट वर्ड ऑक्टा से निकला है, ऑक्टा का मतलब 8 है, ऑक्टेट रूल। तो कार्बन जो है वो अनबैलेंस्ड है क्योंकि दूसरा शेल है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, 4 हैं, अल्लाह ताला ने इसको 4 ही दिए हैं। और हाइड्रोजन को अगर देखें, इसका पहला शेल है, ये डायप्लोट रूल कहलाता है। डाई का मतलब होता है 2, हाइड्रोजन इसमें आता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और पहला शेल में ही वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, और पहले शेल की रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो अल्लाह ताला ने इसको दिया हुआ है, 1 नहीं दिया हुआ।
अल्लाह ताला की हिकमत को ज़रा समझिए कि किस तरह इन पार्टिकल्स को अनबैलेंस्ड रखा हुआ है ताकि ये आपस में मिलें। ये जब तक मिलेंगे नहीं तो मीथेन गैस बनेगी नहीं, मीथेन गैस नहीं बनेगी तो हमारा नाश्ता नहीं बनेगा। आपको पता है किचन में जो गैस जलती है वो मीथेन गैस है। तो ये अनबैलेंस स्टेट अगर इनकी ना होती तो ये आपस में मिलते नहीं, ये आपस में मिलेंगे और अपनी इस स्टेट को मुकम्मल करेंगे इस तरह से। अब ये क्या बन गया, ये CH4 का मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ तक तो बात समझ गई। अब इस स्टेट के अंदर कार्बन और चारों हाइड्रोजन बैलेंस स्टेट में आ चुके हैं, बैलेंस स्टेट में आ चुके हैं। अब मुझे आप बताइए कोई दूसरी चीज़ को हम बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर क्लोरीन गैस है या कोई दूसरी चीज़ है, क्लोरीन के साथ अगर इसको रिएक्ट करवाना चाहें, क्लोरीन का एटम इसके पास आ जाए मीथेन के पास, किसके पास आएगा, मीथेन के पास, CH4 के पास आ जाए मीथेन मॉलिक्यूल के पास। क्लोरीन का एटम बोलता है मुझे जगह दे दो, मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ, तो क्या होगा, अब ज़रूरत नहीं है इसको। बिल्कुल उसी तरह वो अमीर आदमी जिसको जूतों की ज़रूरत थी, उसने पैसे दे के जब गरीब आदमी से जूते ले लिए, उस मोची से जूते ले लिए, अब कोई दूसरा गरीब आदमी अगर उसके पास आता है कि मैं आपको जूते बना देता हूँ, तो अमीर आदमी बोलेगा नहीं मुझे नीड नहीं है, मेरी नीड पूरी हो चुकी, मैं अपने जो है वो जूते मैं पहन चुका, मुझे मिल गए जूते, मुझे शूज़ मिल गए। समझ में आ गई बात। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो मीथेन का मॉलिक्यूल है, अब ये किसी दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा इतनी आसानी से, ठीक है। तो ये क्यों, क्या किस स्टेट में आ गया, ये स्टेबल हो गया है। आपके सेक्शन बी के अंदर क्यों, क्या, कैसे, ये जो सवाल आते हैं ना, तो उनके जवाब आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे, आप ढूंढते रहिए, आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे। MCQs बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस करते हैं, आपने समझा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप जवाब दे सकते हैं। ये वजह है कि मीथेन गैस जो है वो ये जो है वो अनरिएक्टिव है, ना तो अल्कलीज के साथ खुद से रिएक्ट करना चाहती है, ना एसिड्स के साथ, ना पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ, और ना दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ। वजह क्या है, क्योंकि मीथेन गैस को अब ज़रूरत नहीं है, इसकी जो नीड थी वो पूरी हो चुकी। हाँ, अगर आप मीथेन गैस के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, खुद से ये काम ये मीथेन गैस नहीं करेगी, किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर आप इसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, जैसे वो अमीर आदमी है, उसको जूते मिल चुके हैं, लेकिन गरीब आदमी जो है वो पिस्टल निकाल लेता है, बोलता है भाई ये जो मैं जूते लाया हूँ ये आपको लेने पड़ेंगे। अब है गरीब आदमी लेकिन पिस्टल निकाल लिया और जूते भी लेके आ गया है शूज़ भी लेके आ गया, और अमीर आदमी को बोल रहा है पहनो। अब अमीर आदमी की नीड नहीं है शूज़ की, उसके पास हैं, लेकिन पिस्टल जो है ये क्या कर रहा है, ये कंपेल कर रहा है, ये मजबूर कर रहा है अमीर आदमी को कि वो अपने पहले पहने हुए जूते उतारे, और वो जो दूसरे जूते आए हैं उनको, दूसरे शूज़ आए हैं, पेयर ऑफ शूज़ आए हैं, उनको पहन ले। ज़रा बात समझिएगा, ये मजबूरी में काम हुआ है। तो यही मजबूरी यहाँ पर भी हो सकती है। मीथेन गैस ऑब्वियस सी बात है रिएक्ट तो करेगी दूसरे कंपाउंड्स के साथ लेकिन वो ये काम मीथेन गैस बहालत मजबूरी में करेगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मीथेन गैस रिएक्शन तो करेगी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, लेकिन मजबूरी में करेगी। अमीर आदमी को जिस चीज़ ने मजबूर किया वो तो पिस्टल था, ठीक है। गरीब आदमी को और यहाँ पर मीथेन को जो मजबूर चीज़ करेगी वो हीट करेगी, हीट। ये केमिकल रिएक्शन अगर हम करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये मीथेन गैस जो है वो क्लोरीन को एक्सेप्ट करे अपने पास, और या किसी दूसरे एटम को अपने पास एक्सेप्ट करे, तो क्लोरीन जो है, ये मीथेन गैस जो है, यहाँ पर ये काम करवाने के लिए ये हीट किरदार अदा करेगी। या तो हम हीट कम करेंगे, यानी कि क्लोरीन गैस को, मीथेन गैस को और क्लोरीन गैस को फ्रिज में रख के, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, इसको जो है वो हीट देंगे। देखें दोनों सूरतों में हीट का किरदार होगा। या तो आप इसको मीथेन गैस को और क्लोरीन गैस को चूल्हे पर रख देंगे एक बर्तन में बंद करके, या फिर आप इस मीथेन गैस को और क्लोरीन गैस को जो है वो फ्रिज में रख देंगे। दोनों क्या जगहें हैं, चूल्हे पे हीट दी जा रही है, फ्रिज से हीट जो है वो ली जा रही है। समझ में आ रही है बात, फ्रिज से ठंडक मिल रही है। तो बहरहाल दोनों सूरतों में आप हीट दे रहे हैं या हीट ले रहे हैं, ये हीट जो है ये वही किरदार अदा करेगी जो अमीर आदमी के साथ उस पिस्टल ने किया, पिस्तौल ने किया। वो मजबूर हो गया कि हाँ भाई ठीक है, ज़रूरत नहीं भी है,
लेकिन अब मजबूरी है, जो नए जूते आए हैं ये पहनने पड़ेंगे। ये टेक्निक समझ में आई बात आपको कि क्यों आखिर इसको स्टेबल कहा जा रहा है मीथेन गैस को। ये सारा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं और इसमें क्या बात की गई। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। नोट्स बनाते रहें, आपको कोई रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। आसान इंग्लिश में आप सब ये काम खुद कर सकते हैं, खुद से करना सीखिए। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या बात उसने बोली है, वजह क्या है इसकी कि नॉन पोलर कैरेक्टर है। ये भी सुन लीजिए ज़रा। अगर कहा जा रहा है कि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर ये नॉन पोलर है तो ये स्टेबल है, मुस्तहकम है अपनी जगह पे, ये इतनी आसानी से। और स्टेबल का मतलब क्या है, नो नीड टू रिएक्ट ईजीली, नो नीड टू रिएक्ट, नो नीड टू रिएक्ट ईजीली। बात समझ में आ रही है आपको? स्टेबल का मतलब ये है। और आगे चलते हैं, इसका और क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस्ड हो गया है, उस अमीर आदमी की तरह जिसको जूतों की नीड थी, उससे पहले वो अनबैलेंस था, फिर वो बैलेंस्ड हो गया। तो स्टेबल हो गया, बैलेंस्ड हो गया, नो नीड टू रिएक्ट ईजीली, ये मॉलिक्यूल। वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्योंकि अब ये नॉन पोलर है। अच्छा, और क्या है इसमें, यहाँ पर नीचे आप पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर एक और बात लिखी गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि ये दो किस्म के केमिकल रिएक्शंस हैं जिनका उसने हवाला दिया है। एक तो एडिशन रिएक्शंस का बताया है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा उसने कहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन नहीं होता मीथेन में, एडिशन रिएक्शन नहीं होता। क्या कहा, मीथेन में एडिशन रिएक्शन नहीं होता, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो होता है। एडिशन वर्ड निकला है ऐड से, ऐड का मतलब है मिल जाना या जमा हो जाना, जमा हो जाना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है मुतबादिल, मुतबादिल यानी कि जिसका बदल मौजूद हो, इसको हम कहते हैं अदल बदल, अदल बदल। या और इसको आसान करूं, सब्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं इस हाथ दे, इस हाथ दे, इस हाथ ले। आप किसी से कोई सौदा कर रहे होते हैं ना, तो वो बोलते हैं लाओ भाई पैसे चाहिए, ठीक है। आपको क्या चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, ठीक है, इतने का मोबाइल लूँगा, ठीक है, सौदा हो गया। इस हाथ से आप पैसे दे रहे हैं और इस वाले हाथ से क्या कर रहे हैं, उससे मोबाइल ले रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दे के आपको ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझा रहा हूँ। इस हाथ से आप पैसे दे रहे हैं, उस हाथ से उससे मोबाइल ले रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, वो इस हाथ से पैसे दे रहा है और इस हाथ से, सॉरी, इस हाथ से पैसे ले रहा है और इस हाथ से मोबाइल दे रहा है। तो इसको कहते हैं इस हाथ दे, इस हाथ ले। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी यही होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर एडिशन रिएक्शन की तरफ बाद में, एडिशन रिएक्शन खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हो क्यों नहीं रहा। पहले ये बात याद रखें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस हाथ दे और इस हाथ ले वाली कहानी है। ये मीथेन गैस है, ठीक है। अगर ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। और उसके नतीजे में जो चीज़ यहाँ पर बनेगी वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मिथाइल क्लोराइड बनेगा यहाँ पर, CH3-Cl, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल
क्लोराइड, ये बनेगा CH3 डैश Cl, ये बनेगा। अच्छा, इसको क्लोरोमीथेन भी कहा जाता है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अब ये CH3 आपको नज़र आ रहा है और सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है और क्लोरीन नज़र आ रहा है। ये पहले क्या था, इस पे और इस पे गौर करें। ये CH4 है, इसकी पोजीशन ये थी, ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था और ये हाइड्रोजन था। क्लोरीन इसके साथ आके लगा है, क्लोरीन इसके साथ आके लगा है, लेकिन क्लोरीन लगेगा कहाँ पे? ये जो हाइड्रोजन है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। तो ये बना के दिखा देता हूँ, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये कार्बन एक, 3 हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ये कंपाउंड बन गया। आपको मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, लेन देन करना। तो यहाँ पर लेन देन किस सिलसिले में हो रही है? जब मीथेन ने अपना हाइड्रोजन दिया है, किसको दिया है? क्लोरीन को ना, क्लोरीन को दिया है। और क्लोरीन ने क्या दिया है? अपना एक क्लोरीन का एटम इसको दिया है। तो मीथेन ने एक हाइड्रोजन दिया है, क्लोरीन ने भी एक हाइड्रोजन दिया है। मीथेन ने लिया क्या है? क्लोरीन से एक क्लोरीन का एटम लिया है, ले लिया ना। अब ये जो इसने यहाँ से ये जो CH3 हुआ है, तो इसका मतलब CH3 मतलब एक हाइड्रोजन जो निकला है वो किसके पास जाना चाहिए? क्योंकि लेन देन हो रहा है ना भाई, ये जाएगा फिर इस क्लोरीन के पास। क्लोरीन Cl2 था, लेकिन जब 2 क्लोरीन के एटम है ना, एक क्लोरीन का एटम तो इसके पास आ गया। अब इसकी पोजीशन क्लोरीन की Cl2 की नहीं होगी, याद रहे, इसकी पोजीशन होगी Cl की। समझ आ गई बात? क्योंकि इसमें से एक क्लोरीन निकल गया, यहाँ से इसकी पोजीशन क्या होगी? CH4 नहीं होगी, इसकी पोजीशन CH3 होगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया। यहाँ से ये एक हाइड्रोजन जो निकला है वो इसके पास गया, यहाँ से जो एक क्लोरीन निकला है वो इसके पास आया। सब्स्टिट्यूशन, अदल बदल, लेन देन, इस हाथ दे उस हाथ ले। तो क्लोरीन ने जो है एक क्लोरीन का एटम इसको दिया, उसी वक्त मीथेन ने एक हाइड्रोजन का एटम क्लोरीन को दे दिया, और उसके नतीजे में ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिले तो ये बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, ठीक है। और ये यहाँ क्या बन गया? यहाँ ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। CH3 के साथ क्लोरीन जब लग गया, ये मैंने बना के दिखाया पूरा स्ट्रक्चर, ज़रा तसल्ली से देखिएगा। तो ये क्या हो गया? ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। अब जो पहले से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी, अब उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो समझ गए ये अल्काइल ग्रुप है CH3, और ये क्लोरीन इसके साथ लगा हुआ है, क्लोरोमीथेन। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर सिर्फ मिथाइल क्लोराइड नहीं बना है, बल्कि आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बना है। तो यहाँ प्लस करके मैं बना रहा हूँ, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस HCl। देख लीजिए, अब मैं थोड़ा साफ सुथरा करके इसको लिखूं ताकि आपको समझ में आ जाए ये सारी सिचुएशन। मीथेन गैस क्लोरीन गैस, समझ आ गई बात? क्लोरीन से एक क्लोरीन का एटम निकला, मीथेन से एक हाइड्रोजन का एटम निकला। क्लोरीन का एटम यहाँ आया इस हाइड्रोजन की जगह पर, हाइड्रोजन का एटम यहाँ गया जहाँ एक क्लोरीन का एटम था, जगह तब्दील हो गई और उसके नतीजे में क्या हुआ? मिथाइल क्लोराइड बन गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये होता है इसके अंदर। एडिशन रिएक्शन जो है वो नहीं होता है, इसने ये बात बोली है। वजह क्या है? क्योंकि मज़ीद ऐड करने की गुंजाइश ही नहीं है। ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें 3 एप्पल्स की गुंजाइश है, 3 एप्पल्स की गुंजाइश है। मैं कहता हूँ ये चौथा एप्पल भी इसमें डाल दीजिए आप बोलेंगे सर इस बॉक्स में 3 एप्पल्स की गुंजाइश है जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ये चौथा एप्पल जो है वो मैं कैसे डाल सकता हूँ? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहता हूँ ऐड दिस 4th एप्पल इनटू दिस बॉक्स। ये चौथा एप्पल जो है इसमें क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। आप बोलेंगे सर स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है। 3 एप्पल्स की जगह थी,
फुलफिल हो गई। ये चौथा एप्पल कहाँ रखें? एग्जैक्टली यही बात है। जब हम मीथेन की बात करते हैं ना CH4, और हम कहते हैं कि एडिशन रिएक्शन इसके साथ हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी मौजूदा हालत भी बरकरार रहे, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन इसी तरह बरकरार रहें, और इसके साथ क्लोरीन या कोई दूसरा जो है वो एटम आके लग जाए, तो ये मुमकिन ही नहीं है। कहाँ लगेगा सोचिए ज़रा, ये क्लोरीन का एक एटम और इसके साथ आके कहाँ लगेगा, कहाँ ऐड होगा? जगह ही नहीं है। कैसे जगह नहीं है? दोबारा उस स्ट्रक्चर की तरफ आ जाइए। कहाँ जगह नहीं है, अभी बता देता हूँ। याद है ये स्ट्रक्चर कार्बन का, 2 हाइड्रोजन, ओ सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ ऑलरेडी यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है, ये CH4 का मॉलिक्यूल है। अब आप मुझे बताइए, क्लोरीन को मैं चाहता हूँ कि ऐड हो जाए, यानी कि एडिशन रिएक्शन हो जाए, क्लोरीन अब यहाँ पर आएगा तो कहाँ एडजस्ट होगा? क्योंकि एडजस्टमेंट का मतलब ये है, केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि कोई ना कोई वो बॉन्ड बनाएगा। जो भी नया आइटम आएगा वो अगले मॉलिक्यूल के साथ कोई ना कोई बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा या आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। दोनों सूरतों में इलेक्ट्रॉन्स का या तो तबादला होता है आयोनिक बॉन्ड की सूरत में, या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ज़रा इस टेक्निकल नुक्ते को समझें। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की या इलेक्ट्रॉन्स का तबादला या ट्रांसफ़र उसी सूरत में मुमकिन है जब 2 एटम्स को, 2 पार्टिकल्स को ज़रूरत हो। यहाँ पर इस मीथेन के मॉलिक्यूल को अगर आप देखें ना, इसको ज़रूरत ही नहीं है। इसकी जो ज़रूरत थी वो ये पहले ही पूरी कर चुका है इन 4 हाइड्रोजन्स के साथ। तो अब यहाँ सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी रह सकती है, क्लोरीन का एटम इस हाइड्रोजन के एटम को यहाँ से निकाले, जगह बनाए, तब जाके ये क्लोरीन इसके साथ लगेगी। नुक्ता समझ रहे हैं आप? ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ कि नहीं जनाब, आपने जो है वो सब्सटीट्यूट नहीं करना, अदल बदल नहीं करना, यहाँ से निकाल के किसी दूसरे को हाइड्रोजन नहीं जाना चाहिए, और क्लोरीन जो है कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी बरकरार रहे CH4 का, और क्लोरीन भी इसके साथ लग जाए इसी तरह, तो आप बोलेंगे सर हाउ इज़ इट पॉसिबल? देखिए कॉमन सेंस की बात है ना। बच्चे से भी बोलेंगे कि भाई इस बॉक्स में 3 एप्पल्स की जगह है, 3 एप्पल्स इसमें ऑलरेडी हैं, चौथा एप्पल भी डाल दीजिए, तो आप बोलेंगे सर, वो बच्चा क्या बोलेगा? बोलेगा आप पागल हो गए। मतलब दिस इज़ क्वाइट इलॉजिकल। वो बोलेगा कि भाई जिसमें स्पेस ही 3 एप्पल्स की है, 3 एप्पल्स आ चुके, चौथा एप्पल कहाँ से आएगा? एक एप्पल निकालना पड़ेगा, एक एप्पल निकालना पड़ेगा। या ये एप्पल नहीं है, ये गावा है जिसको अमरूद कहते हैं, हम सिंधी में जैतून कहते हैं, इस तरह का ये अमरूद है, ये गावा है। तो ये रखना है एप्पल की जगह पे, जगह ही नहीं है। टेक्निक समझ आ रही है? यहाँ पर जगह नहीं है, इसका मतलब एडिशन रिएक्शन मीथेन गैस जो है वो नहीं करेगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, हटाना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं कि यहाँ पर कोई दूसरा एटम आके यहाँ से किसी हाइड्रोजन को हटाएगा, उसकी जगह लेगा। नो नो, वो दूसरा एटम जिस जगह से आएगा, कहाँ से आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ये क्लोरीन गैस से आ रहा है, क्लोरीन गैस से आ रहा है, Cl2। ये 2 एटम है क्लोरीन के 2 एटम है। इन 2 एटम्स में से एक एटम जो निकल के यहाँ आएगा, ये रहा, और यहाँ पर इसकी जगह लेगा, तो इसको भी जाके उसकी जगह लेनी पड़ेगी, उस जगह को फिल करना पड़ेगा। इसी को तो कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 1 हैंडेड काम नहीं होगा, 2 हैंडेड होगा, लेन देन दोनों होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये कि Cl2 की जगह ये क्या हो जाएगा? HCl। मेरे ख्याल में काफ़ी मैंने इसके हवाले से आपको डिटेल बता दी है। ये चीज़ें सीखना आपके लिए ज़रूरी हैं। कुछ बच्चों का ख्याल होता है सर ये क्या बता रहे हैं आप, इसको निपटा के आगे बढ़ जाइए, क्यों परेशान कर रहे हैं आप? मैं परेशान नहीं होऊंगा बेटा, परेशान आप होंगे। यहाँ से ये वीडियो यहीं छोड़ के आप छोड़ जाएं, अपनी दुनिया में गुम हो जाएं, और आप वाकई समझना चाहते हैं ना, रटने वाले बच्चे नहीं हो, दोबारा आप ये वीडियोस देखेंगे, फिर आप मजबूर हो जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं यार वक्त दे लो, ये तो आगे चल के फंस गए हम, अब क्या करें, इससे तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, आपको दोबारा यहीं आना पड़ेगा। तो अभी ये मेहनत कर लीजिए, बाद में आना पड़ेगा फिर दोबारा आप। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल दी गई है। केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आप हीट का इस्तेमाल करें, हीट को बढ़ाएं या हीट को कम करें, बल्कि आप जो है वो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऐसे होते हैं जो लाइट की मदद से भी हो जाते हैं। जैसे कि क्लोरीन गैस को आप देख लीजिए,
ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है क्लोरीन गैस को जो है वो अगर आप सनलाइट में एक्सपोज करेंगे या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट में एक्सपोज करेंगे, आपको पता होना चाहिए आपकी सनलाइट 9 लाइट्स का मजमूआ है, 7 लाइट्स उसके अंदर कौन सी हैं, जो रेनबो कलर्स कहलाते हैं, जो आपको अपनी आँख से नज़र आती हैं। 2 लाइट्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी आँख से ओझल हैं, इनविजिबल हैं, उनको क्या कहा जाता है, एक को अल्ट्रा वायलेट कहा जाता है, दूसरे को इंफ्रारेड। तो क्लोरीन गैस को अगर आप सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सनलाइट के अंदर अल्ट्रा वायलेट लाइट भी मौजूद है। तो ऑटोमेटिकली ये अल्ट्रा वायलेट लाइट जब इस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगी, उसके नतीजे में ये क्लोरीन गैस जो है वो क्लोरीन के एटम्स में टूट जाएगी। 2Cl, ये जो ऊपर डॉट लगा हुआ है ना, इसका मतलब है नो चार्ज, नो चार्ज, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज। और जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ना हो तो आप समझ जाइए नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पोल्स को जनरेट करती है। तो इसी को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ Cl प्लस Cl। तो अब जो मौजूदा पोजीशन है क्लोरीन की एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर ये क्लोरीन गैस मौजूद है, सनलाइट आ रही है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पड़ रही है, वहीं पर एक और गैस भी मौजूद है जिसको मीथेन गैस आप कह रहे हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का चेन चलेगी। चेन कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये Cl2 से आप समझ जाइएगा कि इसकी पोजीशन क्या बनेगी। इसमें से क्लोरीन का एक एटम निकलेगा, ये निकला और यहाँ पर आया, ये मैं बता चुका हूँ, ये अभी वेट कर जाएं ज़रा। ये 4 केमिकल रिएक्शंस हैं, अभी आप देखते जाइए इसका बनता क्या है। तो उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बन गया। ये अपने जहन में एक पिक्चर बना के रखें कि जिस जगह पर ये सारा काम हो रहा है वहाँ पर अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सिर्फ ये मीथेन गैस के एक मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस मीथेन गैस के उस जगह पे मॉलिक्यूल्स हैं, एंड ट्रिलियंस सपोज करें कि ये वो जगह नहीं है बल्कि ये बीकर है, ये मीथेन गैस और ये क्लोरीन गैस, और ये सनलाइट ऊपर पड़ रही है इनके ऊपर। तो ये एक मॉलिक्यूल नहीं है मीथेन गैस का, क्लोरीन गैस का एक मॉलिक्यूल नहीं है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस यहाँ पर हैं। लेकिन अभी जो कुछ हम देख रहे हैं जिसके साथ ये हो रहा है वो एक मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है, ये मत भूलिएगा। तो क्या सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के साथ ये होगा? क्या आगे प्रोसेस नहीं होगा? डेफिनेटली आगे भी होगा। और जो क्लोरीन के एटम, क्लोरीन गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो भी टूटेंगे। किसमें? क्लोरीन के एटम्स में। क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस के एटम्स में टूटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मामला तो हो गया। अब वहाँ पर जहाँ पहले ये 2 मीथेन गैस और क्लोरीन गैस मौजूद थी जिस जगह पर, अब ज़रा गौर कीजिए कि वहाँ पर एक चीज़ का और इजाफा, 2 चीज़ों का और इजाफा हो चुका है। कौन कौन सी? मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उस बीकर के अंदर पहले 2 गैसेस थी, अब 4 हो चुकी चीज़ें। मिथाइल क्लोराइड भी बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बन गया। क्योंकि ये बात इसीलिए कह रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुने, क्योंकि मीथेन गैस अभी पड़ी हुई है, क्लोरीन गैस अभी भी और पड़ी हुई है इस बीकर के अंदर, तो और सनलाइट मुसलसल पड़ रही है, तो ये प्रोसेस रुकेगा थोड़ी ना, ये अभी आगे बढ़ता रहेगा। और वही सनलाइट इनके ऊपर भी तो पड़ रही है, मिथाइल क्लोराइड के ऊपर भी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऊपर भी, ये मत भूलिएगा। तो इससे आगे चलते हैं। और अब क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड तो बन गया। अब यहाँ से जो क्लोरीन का एटम है, ये क्लोरीन गैस से जो निकला था, अब और दूसरा एक और क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेक होगा, इससे क्लोरीन के एटम और बनेंगे। ये बन चुका है मिथाइल क्लोराइड, ये बन चुका है मिथाइल क्लोराइड। इसी मिथाइल क्लोराइड के साथ क्लोरीन का एक और एटम रिएक्ट करेगा। क्या कहा मैंने? इसी मिथाइल क्लोराइड के साथ, जो कि अभी बना है ताज़ा, इसी के साथ अगेन क्लोरीन का एक और एटम रिएक्ट करेगा। अब ज़रा सोच के बताइएगा, यहाँ पर क्लोरीन का एक और एटम अगर यहाँ पर इस मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ओरिजिनल पोजीशन क्या थी CH4 की? 4 एटम थे हाइड्रोजन के, एडिशन रिएक्शन हो नहीं सकता, सब्स्टिट्यूशन ही होगा, इसलिए एक हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह क्लोरीन आ गया।
अब अगर एक और क्लोरीन का एटम यहाँ पर अपनी जगह बनाना चाहता है तो क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन के एटम हैं उनमें से एक हाइड्रोजन के एटम को दोबारा निकलना पड़ेगा। समझ आ गई बात? यहाँ से दोबारा एक और हाइड्रोजन को अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी, वो निकल जाएगा यहाँ से, तभी ये क्लोरीन का एटम यहाँ पर आएगा और उसके नतीजे में क्या बनेगा, अब ये बनेगा CH2 और Cl2। ये क्या चीज़ बन गई, इसको हम कहते हैं मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड। अब ये बात बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि यहाँ से CH3 से जो एक हाइड्रोजन निकला है वो कहाँ जाएगा, इस वाले क्लोरीन के एटम की तरफ से। ये क्लोरीन का एटम तो आ गया इसके साथ, यहाँ पर जगह बना ली, लेकिन ये दूसरा वाला क्लोरीन का एटम इसके पास क्या आएगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इसके पास आएगा और उसके नतीजे में दोबारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, दोबारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ठीक है भाई, और आगे चलते हैं अब। तो अब इस जगह पर, जहाँ पर अपने इमेजिन में देखिएगा, जहाँ पर ये मीथेन गैस थी शुरू में और क्लोरीन गैस थी, उसके बाद अब कौन सी गैस बन गई यहाँ पर, एक तो मिथाइल क्लोराइड बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। ठीक है, अब बार बार जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो ये समझा रहा हूँ कि ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बना है। नो नो नो, आप हैरान रह जाएंगे जब इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। सिर्फ एक ही ये मिथाइल क्लोराइड जो है सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी ना बना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बने हैं। समझ आ गई बात? और उन्हीं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल फर्दर क्लोरीन के साथ उन्होंने रिएक्ट किया है और उसके नतीजे में क्या बन गया, मिथाइलिन क्लोराइड बन गया और मज़ीद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस जगह पर एक और कंपाउंड का इजाफा हो गया। वो कौन सा है, ये वाला मिथाइलिन क्लोराइड, CH2Cl2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पहले ही बना हुआ है इस बीकर के अंदर। ये बीकर है, स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मजबूरी है। बहरहाल अभी इसको मिटाऊं, आगे और बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मिथाइलिन क्लोराइड नोट्स में डालते रहिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये मिथाइलिन क्लोराइड। इस मिथाइलिन क्लोराइड के साथ अगेन क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करेगी, अगेन जो है वो क्लोरीन रिएक्ट करेगी। और अब मज़ीद अगर क्लोरीन को आना है, मज़ीद अगर अब इसमें क्लोरीन को आना है तो इस एक और हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा और उसके नतीजे में ये बनेगा CH-Cl3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक हो गया भाई। और अब जो है क्या बनेगा, ये इसका नाम भी लिख लीजिए, इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, जो बायो के बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए इस बात का कि वो जब वो डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग का एक्सपेरिमेंट करते हैं ना लैब में, तो वो एक केमिकल का एक इस्तेमाल करते हैं जिसको क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, उससे वो बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, जो फ्रॉग्स, आप लाइव फ्रॉग्स, जिंदा फ्रॉग्स जो हैं उनको तो जिंदा को तो नहीं काट सकते ना बेचारों को, उनको तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेहोश करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो है उनको सुंघाया जाता है तो वो बेहोश हो जाते हैं। ये साथ साथ मैंने आपको और बता दिया। अब क्या पोजीशन बन गई, यहाँ पर CH-Cl3। अब यहाँ पर CH, अभी भी जान नहीं छूटेगी इसकी, एक और क्लोरीन का एटम इसके साथ रिएक्ट करेगा और फाइनली एक और क्लोरीन का एटम यहाँ से जो आखिरी हाइड्रोजन है उसको भी निकाल देगा और ये बन जाएगा C-Cl4। अगर ये डैश आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना तो आप इससे परेशान नहीं हो, ये डैश आप हटा दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड, ये बन जाएगा मिथाइलिन क्लोराइड, 2 लग जाएंगे इसके साथ, ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, 3 क्लोरीन इसके साथ लग जाएंगे और आखिर में ये बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। CCl4, कार्बन टेट्रा मतलब 4,
CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक हो गया भाई। तो आपने यहाँ पर अभी क्या चीज़ नोट की, आपने ये चीज़ नोट की है यहाँ पर, पहली बात कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, उसके लिए जगह बनानी पड़ती है। ये कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको। क्लोरीन का एटम अगर जगह बनाएगा, एक हाइड्रोजन के एटम को निकालेगा, तभी जगह बन सकती है। ठीक है, तो क्लोरीन का एटम यहाँ से एक हाइड्रोजन का एटम निकाला, मीथेन गैस अब क्या बन गई, मिथाइल क्लोराइड बन गई, मीथेन गैस। ठीक है, फिर इसी मिथाइल क्लोराइड के साथ दूसरा क्लोरीन का एटम आया, तो उसके नतीजे में क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास मिथाइलिन क्लोराइड। तीसरा क्लोरीन का एटम जब आया तो ये मिथाइलिन क्लोराइड क्या बन गया, ये क्लोरोफॉर्म बन गया। चौथा क्लोरीन का एटम जब आया तो ये क्लोरोफॉर्म क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है भाई, इनका मैं स्ट्रक्चर भी बना दूं। ये 4 कंपाउंड आपको मिले हैं और हर रिएक्शन पे आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिला है। मीथेन गैस का स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, ये क्या है CH4, यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ आगे लगेगा क्लोरीन, तो उसके नतीजे में ये क्या बन जाएगा, Cl। अब इसको याद रखिएगा, ये डायग्राम है, डायग्राम बनाने में तो टाइम लग जाएगा। CH4, ठीक है, और इसके साथ ये हो जाएगा, इसको यूँ बनाते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड साइड से, ये और ये, हाँ ये सही है। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ना इसका मीथेन का, ये बन गया। इसमें जब क्लोरीन आ रहा है इसके साथ प्लस लिख के, तो ये बन जाएगा C और यहाँ पर Cl और हाइड्रोजन क्या बन गया, ये CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। इसी के साथ अगर एक और हाइड्रोजन लगेगा, क्लोरीन लगेगा, तो यहाँ पर Cl आ जाएगा, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा। अब ये क्या बन जाएगा, मिथाइलिन क्लोराइड। अब इसी के साथ अगर एक और कार्बन के साथ ये क्लोरीन, नीचे जो हाइड्रोजन था इसकी जगह पर क्लोरीन हो जाएगा, सिर्फ ये हाइड्रोजन रह जाएगा। तो यहाँ पर 3 जगहों पर क्लोरीन आ गया, ये क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। और चौथा और इसी तरह यहाँ पर चौथा जो है ये क्लोरीन इसके साथ लगेगा, यहाँ भी क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ भी क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ भी क्लोरीन आ जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसका अब क्या बनेगा, ये बना कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो बना हमारे पास क्लोरोफॉर्म बना, ये जो बना हमारे पास मिथाइलिन क्लोराइड बना, और ये जो हमारे पास बना शुरू में, ये क्या बना हमारे पास, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है भाई, अब बाकी जो इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से वो मैं वर्बली आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो चीज़ अगर मिस हो गई हो तो वो भी, ताकि आपका जो है वो कोई चीज़ इसमें से रह ना जाए। एडिशन रिएक्शंस का भी बता दिया मैंने आपको। कंबस्शन रिएक्शन होता है यहाँ पर ओपन एयर में ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये जो ये केमिकल रिएक्शन ये कर रहे हैं, ठीक है, इन केमिकल रिएक्शंस को एक नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें सारे हैलोजेंस हैं। ज़रा ये समझ लीजिएगा, इसको कहा जाता है हैलोजिनेशन। इसको क्या कहा जाता है, हैलोजिनेशन। हैलोजन किससे निकला है, हैलोजन से। हैलोजेंस आपको पता है कौन कौन से, 7A ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें क्लोरीन आ जाता है। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। समझ में आ गई बात। तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर क्लोरीन के आने से ही सिर्फ मामला ख़त्म हो गया, नहीं नहीं नहीं। इसी यहाँ पर ये कार्बन के साथ ये क्लोरीन लगा है यहाँ पर, तो इससे मिथाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, अगर फ्लोरीन लग जाए तो ये मिथाइल फ्लोराइड बन जाएगा, अगर ब्रोमीन लग जाए तो ये मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा।
अगर आयोडीन लग जाए तो ये मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। देखें कितनी चीज़ें बनेंगी, ज़रा सोचिए तो सही। और उसकी जगह अगर यहाँ पर हमारे पास ये जो है मिथाइलिन क्लोराइड, इसकी जगह पर ये दो जो क्लोरीन है, अगर इन दो क्लोरीन की जगह पर फ्लोरीन लग जाए तो मिथाइलिन फ्लोराइड, अगर ब्रोमीन लग जाए तो मिथाइलिन ब्रोमाइड। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनको हैलोजनेशन कहा जाता है, ठीक है। और कंबस्शन और ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसमें जो लिखा हुआ है बड़ी आसान सी इन्फॉर्मेशन है, बता देता हूँ आपको कि मीथेन गैस जो है वो बर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है बहुत ज़्यादा। घरों में भी, किचन में नाश्ता बनता है इसी मीथेन गैस की वजह से। और इंडस्ट्रियल लेवल पे, बड़े बड़े कारखानों फैक्ट्रियों में भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर मीथेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। कोल गैस के मुकाबले में यहाँ पर ये बहुत अच्छी गैस है मीथेन गैस। कोल गैस क्या है, छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये भी ज़रा समझ लीजिए। मिक्सचर है ये कोल गैस के मुकाबले में। अगर एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ लिया जाए कोल गैस के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कोल गैस कितनी गैसेस से मिलकर बनी है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। कोल गैस यहाँ पर हमारे पास, कोल गैस जो है वो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस भी है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है वो मीथेन गैस भी है, और इसके अंदर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी है। हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इन तीन गैसेस का मजमूओं को कहा जाता है कोल गैस, ठीक है। ये भी मौजूद है, ये भी आपको पता लग गया। उसके बाद यूजेस ऑफ मीथेन है, यूजेस ऑफ मीथेन है। मीथेन गैस के यूजेस क्या हैं, बहुत आसान है। डोमेस्टिक फ्यूल, घरों में जलाने वाली फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है, मीथेन गैस का। दूसरा किस जगह पर इस्तेमाल होता है इसका, कुछ ख़ास किस्म के कंपाउंड्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि CH3OH, ये मिथनॉल, ये एक बहुत बड़ा कंपाउंड है। इसके अलावा CH3Cl, ये तो मैंने अभी बताया आपको, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, अभी मैंने बताया इसकी तैयारी में। कार्बन टेट्राक्लोराइड की तैयारी में। इसके अलावा प्योर कार्बन भी इससे बनता है, प्योर कार्बन जो है वो भी इससे बनता है। अच्छा, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मीथेन गैस जो है ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए, ठीक है, तो फिर हम इस मीथेन गैस को इस्तेमाल करेंगे, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकाल लेंगे। कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है ये हाइड्रोजन गैस, ख़ास तौर पे खाद बनाने में, फर्टिलाइज़र्स बनाने में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इख्तिताम होता है इसका इंशाल्लाह। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथीन या इथाइलिन, इसको इंशाल्लाह हम जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।